अभी आपने बताया है, तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट सजेस्ट करिए सर। ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? और अभी भी जैसे कोविड-19 से इफेक्टेड जो पीपल हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, दोज हु हैव रिकवर्ड बट ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, तो क्या हम उन्हें कुछ रेकमेंड कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, मैंने स्पेसिफिक आपको 3 सप्लीमेंट लास्ट में बताए जो आपके इस रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करेंगे। बेसिक तो आपको लेना ही है, क्योंकि Yes. जब तक आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग नहीं करोगे ना, कुछ नहीं कर सकते। तो जो बेसिक सप्लीमेंट मैंने आपको बताए जो आपकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए चाहिए, प्रोटीन, मल्टीविटामिन मिनरल डेली, ओमेगा 3 और सीएफई, ये तो आपको लेना है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को नॉर्मल करेंगे। अब इसके ऊपर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी है, तो आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए आपको वसाखा मुलेटी जो अपनी आती है, उसे आपको सुबह शाम लेना है। तुलसी और एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड आपको लेनी है। तो इससे आप पूरे सिस्टम को सही कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्डियक प्रॉब्लम के अलावा या लंग्स की प्रॉब्लम के अलावा जनरल प्रॉब्लम के लिए भी आते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं। मेरा सारा नर्सिंग स्टाफ, मैंने बताया ना कि आज की डेट में 15 प्रेग्नेंट फीमेल्स भी हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, और उनके नॉर्मल डिलीवरीज हुई है, बच्चे हुए हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं कि सर जो गाइड करेंगे उनसे बढ़िया नहीं करेगा कोई भी। तो मेरे जितने भी नर्सिंग स्टाफ है, Yes, कोई sir. भी प्रॉब्लम हो घर में, वो पहले मेरे पास ही पूछने आते हैं कि क्या करना है। तो मेरे Perfect. फॉलोअप में ऐसे 20 से 25 कोविड पेशेंट्स भी हैं जो पॉजिटिव थे, ठीक है। उनको मैंने देखा और उनको मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी, सिर्फ सपोर्टिव फीवर के लिए मैंने टैबलेट दी और न्यूट्रलाइट के सप्लीमेंट्स दिए, और इन्हीं सप्लीमेंट से मैंने गाइड किया उनको, एंड दे आर फिट। उनमें से एक पेशेंट मेरा ऐसा भी था जिसकी उम्र 80 साल थी, एंड ही वाज सीवियरली डिस्निक, 70% सैचुरेशन था। उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की फैसिलिटी मैंने घर पे ही प्रोवाइड कराई, और उसको मैंने यही कहा कि आधा लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन तुम्हें नहीं सूंघनी है, वो भी जरूरत हो तो सूंघना। और बाकी जो मैंने सप्लीमेंट्स आपको बताए, ये पूरे सप्लीमेंट मैंने उनको दिए, एंड रिकवर्ड इन 7 to 8 days। Wow. और उसके घर वाले इतने खुश थे, ही सेड कि अगर हम हॉस्पिटल ले गए होते ना, तो बाबा मर गए होते, लेकिन आपने निकाल दिया। और उनकी जो वो पोती थी, वो मेरे यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है, मेरे आईसीयू में ड्यूटी करती है। तो उसने कहा कि सर इलाज मुझे आपसे ही कराना है, आप जो लिखोगे उसके अलावा मैं कुछ नहीं खिलाऊंगा। और मैंने उनको कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं दी, कोई कुछ नहीं, कोई इंजेक्टेबल नहीं, कोई बोतल नहीं, कुछ भी नहीं, एंड रिकवर्ड विद इन 7 to 8 days, ही इज परफेक्ट। तो सप्लीमेंटेशन बेसिकली कोविड को ट्रीट नहीं कर रही, आपकी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना रही कि आप वायरस से लड़ पाओ। आपकी बॉडी में एंटीबॉडी रीजनरेशन इतना फास्ट हो कि वायरस अपना इंपैक्ट दिखाने के पहले आपको ठीक कर दे। लेकिन उसकी तैयारी आपको कब करनी पड़ेगी? आपको वायरस इंपैक्ट करे उसके पहले, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारी बॉडी को हमें प्रायर स्ट्रांग बनाना पड़ रहा है। अभी जो लोग गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं यार, तब ध्यान दे लेंगे जब प्रॉब्लम होगी। अभी जब प्रॉब्लम होगी तो आपकी बॉडी में एक सेल को बनने के लिए मिनिमम 30 डेज का टाइम चाहिए। क्या मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ? मेरी आवाज आ रही है? आवाज सर आ रही आपकी है सर, आपका वॉइस फोटो फ्रीज हो गया है। अच्छा, वीडियो फ्रेम एक सेकंड में भी वो हो सकता है, वो नेट कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई हो कॉल की वजह से। नॉट अ प्रॉब्लम सर, यू कैन कीप ऑन अच्छा, टॉकिंग। ठीक है ठीक है, हाँ आपकी वो आवाज कनेक्ट हो जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा। तो उसमें क्या है कि जब आप मान लो कि आज आप प्रॉब्लम में आए, आज आप बीमार हुए, ठीक है, आपको कोविड हो गया, ठीक है, तो आपकी बॉडी पूरी हिट हो चुकी है और आपकी बॉडी में पहले से रिजर्व था ही नहीं फाइट करने के लिए। अब जब आज से आज सप्लीमेंटेशन, ये प्रॉपर डाइट और उसके ऊपर फोकस करते हो, तो उसका इंपैक्ट आपकी बॉडी पे आएगा 1 महीने बाद, क्योंकि हर सेल को जनरेट करने के लिए कम से कम इतना टाइम चाहिए। कुछ सेल 7 दिन में जनरेट हो जाते हैं, वो जरूर जनरेट हो जाएंगे, लेकिन पूरी बॉडी को परफेक्ट होने में 1 महीना लग जाएगा। तो बेस्ट टाइम इज जब आपको नहीं हुआ हो, ठीक है ना, दैट इज द बेस्ट टाइम। लोग क्या गलती हो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरे आस पड़ोस में 10 लोग बीमार हैं, मेरे फैमिली में एक आदमी बीमार है, वो उसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अरे वो हो गया, आपको ट्रीटमेंट किसका करना है? आपके घर में जो बीमार नहीं हुआ, राइट, है ना, यहां करना है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप अवेयर हो गए हैं, आपके घर में बीमारी नहीं आई है, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट टू मेक योर बॉडी परफेक्ट। है बूस्ट योर इम्यूनिटी नहीं कह रहा मैं, बूस्ट वाला फंडा गड़बड़ है, मेक योर बॉडी परफेक्ट, ठीक है। इसे आप परफेक्ट कीजिए, फिर आप उस पर टॉपिंग्स डालिए ताकि वो और बढ़िया काम करे। हाँ, अगर आपको बीमारी हो गई, आप इंपैक्टेड हो गए, आपके लंग्स खराब हो चुके हैं, 60% डैमेज है, 70% डैमेज है, सैचुरेशन नहीं मेंटेन हो पा रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लेट हो,
लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बॉडी के हीलिंग सिस्टम को अब आपको स्ट्रॉन्ग करना है, जो मैंने कहा आपको रिपेयर मैकेनिज्म। तो रिपेयर मैकेनिज्म के लिए जो भी कंपोनेंट उसे चाहिए मैं आपको बता चुका, उन्हें आप एडुकेट क्वांटिटी में लीजिए। प्रोटीन एटलीस्ट 30 टू 40 ग्राम सप्लीमेंट कीजिए। एक बीमार आदमी को मैं 40 टू 50 ग्राम सप्लीमेंटेशन करने के लिए कहता हूँ। डेली जो मल्टीविटामिन है उसे सुबह शाम खाने के लिए कहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक मल्टीविटामिन आज के लिए और एक वो पुराने खाते की जो आपने पूरी नहीं करी थी। तुलसी सुबह शाम लीजिए, वसाखा मुलेठी सुबह शाम लीजिए। अब आपको सप्लीमेंटेशन की डोज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी में दो चीजें हैं, एक आज ठीक रखना है और एक कल जो खराब करी थी उसे ठीक करना है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको सप्लीमेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा। सप्लीमेंट वही लेना है, आपको फिट रहना है तो भी वही लेना है, लेकिन जब आप बीमार हो गए, आपको रिपेयरिंग चाहिए, तो वो सप्लीमेंटेशन आपको 1.5 गुना तक बढ़ाना पड़ेगा, एटलीस्ट 1.5 से 2 गुना, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल हाई है, फाइटिंग और रिपेयरिंग सिस्टम बहुत तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, बस इतना सा करना है आपको, और कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं। राइट सर। सर एक क्वेश्चन आया है कि कुछ हार्ट इश्यूज थे तो सप्लीमेंटेशन लिया, उससे बहुत फायदा हुआ, लेकिन हाँ, कैल्शियम जब लिया तो उनसे उनको ये फील हो रहा है कि थोड़ी स्टिफनेस हो गई है। सो इज इट बिकॉज ऑफ द कैल्शियम और व्हाट कैन बी डन फॉर दिस केस सर? उनको देखो, कैल्शियम की वजह से स्टिफनेस नहीं आ सकती, उनको हो सकता है कोई मेडिसिन चल रही हो। कैल्शियम एक ऐसी चीज है, चाहे वो कितनी भी हम लोग नेचुरल बना लें, वो कुछ ना कुछ मेडिसिन से क्रॉस रिएक्ट कर जाती है और वो कैल्शियम प्रेसिपिटेट कर देती है किसी टैबलेट को, और उसका जो एबनॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट होता है वो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी कार्डियक मेडिसिन पे हैं, तो आप अपनी कार्डियक मेडिसिन के बीच में और कैल्शियम की टैबलेट के बीच में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का गैप रखिए, तो हो सकता है आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। स्टिफनेस के लिए आप सिर्फ कैल्शियम को मत चूज कीजिए। बॉडी में अगर आपको एक प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कुछ डेफिशिएंसीज हो, जो आज की डेट में मैंने कॉमन देखा है लोगों में, B12 D3 की डेफिशिएंसीज आती हैं, आप इनको टेस्ट करवा लीजिए। अगर ये कम है तो आप इनको और एडिशनली सपोर्ट करने कीजिए, है ना। और आप अपनी मेडिसिन चेक कर लीजिए एक बार, ऐसी कोई मेडिसिन ना हो जो कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ आप ले रहे हो और वो क्रॉस रिएक्ट कर रही हो, है ना। ऐसा कैल्शियम से कभी मैंने देखा नहीं और किसी को होता नहीं है, मेरे पेशेंट में आज दिन तक नहीं हुआ, और लिटरेचर भी ऐसा कुछ कहता नहीं कैल्शियम लेने से ऐसा कुछ होता है। हाँ, सिंथेटिक कैल्शियम अगर आप खा रहे हो कोई, क्योंकि बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म पे बैठने वाले ऐसे भी लोग हैं जो फार्मास्यूटिकल कैल्शियम खाते हैं और सुनते हैं न्यूट्रलाइट के बारे में। अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल कैल्शियम खा रहे हो, तो वो डेफिनेटली इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। उसका रीजन ये है कि वो जिस सॉल्ट से बनते हैं वो आपकी बॉडी में क्रिस्टलाइज होते हैं, वो जॉइंट में क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, वो किडनी में क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। उसकी वजह से आपको किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं और जॉइंट स्टिफनेस फील हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आप देखिए कि आप न्यूट्रलाइट का ही कैल्शियम ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो फिर आप देख लीजिए कि आप किसी ऐसी मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के साथ तो नहीं ले रहे जिसकी क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही हो। परफेक्ट सर। सर वन मोर क्वेश्चन, पीपल हैव अ कंसर्न कि जिन भी सप्लीमेंटेशंस की अभी हम बात कर रहे हैं, क्या एक साथ जब हम वो सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो जाता उससे? मैंने जितने बताए मैं इससे भी ज्यादा ले रहा हूँ, मेरे में तो नहीं हुए पिछले 5 साल से, कहीं से दिखता है क्या? राइट सर। सो सर एक बार थायराइड के लिए कुछ बता सकते हैं, लाइक इफ वी कैन हैव सम प्रिवेंटिव एक्शंस फॉर हाँ, थायराइड? डेफिनेटली डेफिनेटली। थायराइड की प्रॉब्लम कॉमनली फीमेल्स को होती है, मैं ये बता दूं। और क्यों है ये कॉमन प्रॉब्लम? क्योंकि फीमेल्स में हार्मोन फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे जब फीमेल 13-14 साल की होती है, 18 साल की एज में उसके हार्मोन्स का बैलेंस अलग होता है, और फिर जब वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे भी उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अगर आपकी बॉडी के कंपोनेंट्स जो इन हार्मोन्स को बैलेंस कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो ये इम्बैलेंस कोई ना कोई हार्मोनल डिजीज पैदा कर देती है। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे कई फीमेल्स को डायबिटीज भी हो जाती है, शुगर के लेवल्स गड़बड़ हो जाते हैं, शुगर बहुत हाई आती है, बीपी बहुत राइट। हाई आता है। थायराइड की प्रॉब्लम उनको प्रेगनेंसी में कॉमन हो जाती है, क्योंकि और वो ये कहते हैं कि पहले तो कभी नहीं थी, अचानक प्रेगनेंसी में क्या हुआ। ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि आपकी बॉडी ऑप्टिमाइज नहीं थी किसी भी हार्मोनल प्रेशर को या स्ट्रेस को झेलने के लिए। तो आपको करना क्या है, आपकी बॉडी को हार्मोन बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए, अगर आप उसे 13 साल की उम्र से ऑप्टिमाइज रखते हो, तो ये प्रॉब्लम्स किसी भी फीमेल में डेवलप नहीं होगी। ठीक है ना। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? बेसिकली थायरॉक्सिन जो है वो एक हार्मोन है जो बनता है प्रोटीन से। प्रोटीन ब्रेक राइट। डाउन होता है बहुत सारे अमीनो एसिड्स में, फिर वो नए फॉर्म में ब्रिज होता है,
और वो एक चेन बनाता है, वो चेन थायरॉक्सिन हार्मोन। जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से कम बनने लग जाता है तो ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। एक कंपोनेंट थायरॉक्सिन आपके ग्लैंड में बन रहा है, एक कंपोनेंट इसका, एक हार्मोन आपके ब्रेन में बन रहा है। वो जो ब्रेन में बन रहा है वो कंपोजिशन बन रहा है आपके ना सिर्फ प्रोटीन से, बल्कि उसका एक पार्ट फैट भी है। वो फैट क्या है? ओमेगा 3 है। ठीक है, तो अब हमारे को इस हार्मोन को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? प्रोटीन चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, और इनके बीच में जब ये रिएक्शन हो रहे होते हैं तो बहुत सारे को फैक्टर्स बीच में काम करते हैं, और ये को फैक्टर्स होते हैं विटामिन और मिनरल्स। राइट। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपकी बॉडी के मैक्सिमम हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, प्रोटीन, ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन मिनरल। अगर आप ये ले रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको आ गई है तो फिर आपको अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपके सेल जो डैमेज हो गए, जो थायरॉक्सिन नहीं बना पा रहे, उनके अंदर अगर रिपेयर की गुंजाइश है तो वो रिपेयर हो सके। वो एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलते हैं आपको? वो मिलते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल से। तो इसके लिए न्यूट्रोलाइट का CFE आपको ऐड करना चाहिए। तुलसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, मतलब आपके सेल को मॉड्यूलेट करता है और रिपेयर होने में हेल्प करता है, तो वो आपको ऐड करना चाहिए। साथ में आप सेल स्टिमुलेंट जैसे कि अश्वगंधा और जिंसिंग है, ये आप ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, ये तीन चीजें अगर आप अपने सेल को स्टिमुलेट करने के लिए यूज कर सकते हो, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपके बॉडी की जो आप थायरॉक्सिन टैबलेट ले रहे हो उसकी डोज कम हो जाए। मैंने देखा है कई फीमेल्स में कम होते हुए, तो ये आपको बेनिफिट कर सकता है। तो बेस डेवलप करने के लिए प्रोटीन, ओमेगा 3, ठीक है, मल्टीविटामिन डेली ये आपको लेनी है, प्लस इस सेल को रिपेयर करने के लिए आपको जिंसिंग या अश्वगंधा, तुलसी और CFE लेनी है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। और बहुत सारे क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। एक आ रहा है कि ये जो जैसे पैनक्रियाटिक फंक्शन होता है उसके लिए कुछ आप रेकमेंड कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो पैंक्रियाज है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज छूटनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आज की डेट में मैंने आपको बताया कि जहां 15 साल पहले मैं देखता था कि 20 में से एक डायबिटिक था, आज तीसरा चौथा आदमी डायबिटिक हो गया है। तो पैंक्रियाज पे बात करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को बनाते हैं। अगर इनकी फंक्शनिंग डाउन हो जाती है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम बनती है और आप शुगर पेशेंट हो जाते हैं। ये चीजें एज के साथ नॉर्मल है, मतलब जब आपकी उम्र हो रही है 60-70 साल तो बीटा सेल्स का फंक्शन नॉर्मली कम होना है, क्योंकि उनकी एजिंग हो गई। लेकिन अगर ये यंग एज में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके पैंक्रियाज को हिट कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपके पैंक्रियास प्रॉपरली इंसुलिन रिलीज नहीं कर पा रहे। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी ओवर ईटिंग या इम्प्रॉपर ईटिंग। इसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट फैट ज्यादा खा रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल को झेल रही है, मतलब आप उठते बैठते चलते नहीं हो। अब जब उठते बैठते चलते ही नहीं हो तो बॉडी क्यों काम करेगी? तो बॉडी ये मान लेती है कि ठीक है यार, ये आदमी तो बैठा ही रहता है, इसके लिए इंसुलिन बना के भी क्या करना। और आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है जब आपका वजन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जब आप वेट कंट्रोल करोगे, अपने फैट कार्बोहाइड्रेट्स पे कंट्रोल करोगे, अपनी बॉडी को परफेक्ट BMI में लाने की कोशिश करोगे बिलो 25, तो ऑटोमेटिकली आपके शुगर लेवल्स भी कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, वो खत्म होने लग जाती है और इंसुलिन बेटर काम करता है। ठीक है, ये तो है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन जितना भी बन रहा है उसे प्रॉपर काम करवाना, तो उसके लिए आपको BMI 25 के नीचे लाना पड़ेगा अपना, और डाइट थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी, फैट कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करना पड़ेगा। अब जो सेल्स इंसुलिन नहीं बना पा रहे, अगर वो डेड हो गए तो उनका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं, किसी के पास भी इलाज नहीं। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ सेल ऐसे कगार पे जो कर्रा रहे हैं और आवाजें लगा रहे हैं कि कोई हमें बचा लो, तो उसके लिए अपने पास तरीका है। तरीका क्या है कि बॉडी को सेल, मैंने आपको जो बेसिक सप्लीमेंट्स बताए वो आपको हमेशा लेने हैं। ठीक है, प्रोटीन डेली, ओमेगा जो आपकी बॉडी को बनाते हैं, क्योंकि हर सेल को वो बना रहे हैं, तो आपके बीटा सेल्स को भी बनाने के लिए वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर हमारे पास एक सप्लीमेंटेशन है जो आपके बीटा सेल्स की हेल्थ को इंप्रूव करता है। वो क्या है? मधुनाशनी। ठीक है, मधुनाशनी आपके बीटा सेल्स की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन को नॉर्मली बना सकता है। और डायबिटिक पेशेंट्स में जब इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ा देता है तो उनकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को क्या करना है? बेसिक सप्लीमेंटेशन के अलावा अपने वेट को रिडक्शन पे फोकस करना है, और साथ में मधुनाशनी ऐड करनी है। मधुनाशनी आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाती है। मैडम, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का मतलब है आप जो भी चीज खा रहे हो उसको वो जल्दी पचाएगी और जल्दी खत्म करेगी। तो जब आपका BMR हाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली शुगर जो आपने खाई है वो फटाफट कंज्यूम हो जाती है और ग्लूकोज का लेवल बैलेंस होने लग जाता है। लेकिन मधुनाशिनी आपके बीटा सेल्स की हेल्थ को धीरे धीरे इंप्रूव करेगी।
ये एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है आपने मधुनाशिनी खाई, कल शुगर चेक करी कि ये तो यार काम ही नहीं कर रही, फिर 2 दिन बाद चेक कर रही है तो काम ही नहीं कर रही। देखो ये सप्लीमेंट है जो आपकी बॉडी को इंप्रूव कर रहा है, तो इसका इफेक्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा। इसका इफेक्ट आने में 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप इन्हें रेगुलर लेते रहोगे तो धीरे धीरे सेल्स इंप्रूव होते रहेंगे और आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसी कम होती चली जाएगी, शुगर की टैबलेट्स की डोज टाइम के साथ कम होती चली जाएगी। ठीक है ना? एकदम से ऐसा नहीं करना कि आज मैंने मधुनाशिनी खाई और कल मैंने गोलियां बंद कर दी है, जो भी मेरा इंसुलिन चल रहा था वो नहीं करना। आपके सेल को फॉर्मेशन का एक टाइम चाहिए और बॉडी को इंप्रूवमेंट का टाइम चाहिए। सिर्फ मधुनाशिनी खा के भी आप अपनी बॉडी के शुगर लेवल्स को मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि मधुनाशिनी सिर्फ स्टिमुलेंट है बीटा सेल्स के लिए, उसे इंप्रूव करने के लिए, लेकिन सेल का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो उसको बना रहे हैं वो लेने भी आपको जरूरी है। तो जब आप बेस सप्लीमेंट, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा डेली और ओमेगा 3 आप ले रहे हो, उसके बाद आपको ये सप्लीमेंटेशन ऐड ऑन करना है मधुनाशिनी, तो आप अपने शुगर्स को बैलेंस कर सकते हो और एक डायबिटिक इंप्रूव हो सकता है विद टाइम। ठीक है? और मैं आपको और बता दूं, ये मधुनाशिनी ना सिर्फ पैंक्रियाज की हेल्थ को इंप्रूव करता है, इनडायरेक्टली पैंक्रियाज और लिवर, हमारे बॉडी के दोनों सिस्टम्स जुड़े हुए हैं, तो पैंक्रियाज की हेल्थ को इंप्रूव करके इनडायरेक्टली लिवर को भी हेल्प करता है। ठीक है ना? तो लिवर फंक्शन को भी इंप्रूव करने में काफी हद तक ये मधुनाशिनी हेल्प करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो भी अगर इसको लेते हैं तो वो डायबिटिक होने से बच सकते हैं, प्री डायबिटिक्स को ये हेल्प कर सकती है ना? और जो वजन कम करने के लिए सोच रहे हैं उनको लेना चाहिए। इसके साथ मधुनाशिनी के साथ लोग अगर मिल्क थीसल ऐड करते हैं, क्योंकि पैंक्रियाज और लिवर की बात हम लोग कभी अलग नहीं करते, है ना? लिवर की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिवर के सारे एंजाइम्स और पैंक्रियाज के सारे एंजाइम्स मिलके ही हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम लोग इंप्रूव कर देंगे तो शुगर हम लोग ढंग से बैलेंस कर सकते हैं। तो लिवर की हेल्थ के लिए मिल्क थीसल और पैंक्रियाज की हेल्थ के लिए मधुनाशिनी, ये दोनों कंपोनेंट्स अगर हम लोग लेते हैं तो पैंक्रेटिक और लिवर हेल्थ को ठीक करके हम लोग अपनी शुगर्स को बैलेंस कर सकते हैं। और कुछ लोग आप में से खुशकिस्मत हुए और उन्होंने उसी तरीके से लिया जैसे मैंने बताया, तो हो सकता है आपकी टैबलेट्स भी कुछ टाइम बाद बंद हो जाए। वंडरफुल सर। सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को साइनस का या रेगुलर स्नीजिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या हाँ सर? कर सकते हैं, मैंने किया है 5 साल पहले, मैं भी उन्हीं में से एक था। मैं अगर आपके साथ बैठा होता तो मैं इतनी देर बैठ ही नहीं सकता, मुझे रुमाल लेकर के बैठना पड़ता। ठीक है ना? तो मुझे भी साइनस की प्रॉब्लम, डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम, एक तरफ का चौड़ा एक तरफ का कम, और ये सारी प्रॉब्लम, किसी ने कहा सर्जरी करा लो, ईएनटी वाला कहता है ये सही नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। ठीक है ना? तो आप कोरिलेट कर राइट। पाएंगे, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम मुझे बचपन से रही है और मुझे ये गलतफहमी थी कि ये प्रॉब्लम्स जेनेटिक हैं जिनको कभी सुधारा नहीं जा सकता। और शायद यही कारण है कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक होने की वजह से आज मैं बिजनेस में आया या मैं इन प्रोडक्ट्स पे इतना फेथ करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी में इसका ट्रांजिशन देखा। मैंने किसी को भी सजेस्ट करने के पहले अपने घर में इस चीज को यूज करा है, मैंने अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन देखा, तब मैं आज बता रहा हूँ। तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ आपको। ठीक है? यस सर। बचपन से मुझे ये प्रॉब्लम रही है, मैंने बहुत लोगों को दिखाया। मेरे फादर आर्मी में थे, तो मैं जब आर्मी डॉक्टर्स के पास जाता था तो वो उस तरह की बात करते थे। वो ये कहते थे कि साइनसेस सकड़े हैं, तो उसकी वजह से सिक्रीशंस निकल नहीं पाते। साइनसेस बेसिकली ब्लॉक्स होते हैं, एयर ब्लॉक्स होते हैं, जो हमारी फेस की हड्डियों को हल्का रखते हैं और वेंटिलेशन में हेल्प करते हैं, ताकि एयर जो है सीधा का सीधा फेफड़े में जाते टाइम उसका टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सके और उसको क्लीन किया जा सके। तो ये एयर पहले हमारे साइनसेस में जाती है, फिर ये मॉइस्ट होती है, और मॉइस्ट होने के बाद इसका टेम्परेचर मैनेज होने के बाद ये हमारे फेफड़ों में जाती है। ये बेसिक काम है साइनसेस का। अब क्या होता है कि जब ये एयर हमारे साइनसेस में जा रही है और बाहर निकल रही है, तो या तो इसका एंट्री खराब हो जाए या इसका एग्जिट खराब हो जाए, दोनों ही केसेस में हमारे साइनसेस प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। ज्यादातर केसेस में एग्जिट जो है वो खराब हो जाता है, तो जो हवा अंदर जाती है वो ट्रैप हो जाती है, और वो गंदी हवा अंदर ही ट्रैप होने की वजह से आपको इंफेक्शन क्रिएट करती है बार बार। ठीक है? ये बेसिक प्रॉब्लम है। अब इन साइनसेस को चौड़ा करने के लिए सर्जरी होती है ना? और वो साइनसेस को चौड़ा कर देते हैं, या अंदर पॉलिप होते हैं तो उनको काट देते हैं, जगह को बड़ा कर देते हैं, ताकि आराम से सारे सिक्रीशंस निकल जाए और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन नेचुरल तरीका क्या है इसका? इसका नेचुरल तरीका 2 चीज हम कर सकते हैं। पहली चीज, हमारे साइनसेस को बड़ा करने के लिए हम लोगों को रनिंग करनी पड़ेगी रोजाना। रनिंग ऐसे नहीं बीच में बगल में बात करते हुए। जिस समय आप रनिंग करो वो इतनी तेज होनी चाहिए कि आपके बगल में कोई आदमी हो तो आप उससे बात ही नहीं कर पाओ।
अगर दो आदमी एक साथ एक ही स्पीड पे भाग रहे हैं तो भी वो बात नहीं कर पाए, तो इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो स्प्रिंट रनिंग जिसे कहते हैं, फास्ट रनिंग आपको करनी है, 1 से 2 किलोमीटर की फास्ट रनिंग रोज ब्रेक में आप कर सकते हो, जिससे आपका एयर सर्कुलेशन जो है फास्ट हो और आपके साइनसेस ब्रॉडन अप हो सके, ठीक है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, हमारे साइनसेस को अंदर म्यूकोसल लाइनिंग से कोटेड है पूरी की पूरी, तो उस म्यूकोसल लाइनिंग को हमें हेल्दी रखना पड़ेगा, ताकि जो भी गर्म हवा उस पर लग रही है उससे वो हिट होके खराब नहीं हो, तो उसकी हेल्थ को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारी लाइनिंग्स को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा अंदर की जो क्लीनिंग कर रही है। तो म्यूकोसल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारी जो बेसिक म्यूकोसा है उसकी नीचे की डीप लेयर बनी हुई है पूरी प्रोटीन से, और उसकी जो कोटिंग है उसका पूरे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है बी कॉम्प्लेक्स, ये हमें मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है उन्हें नेचुरल बी सुबह शाम लेना चाहिए, प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ ही उन्हें तुलसी जैसी चीज लेनी चाहिए जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में हेल्प करती है, या आपके सेल के फाइटिंग मैकेनिज्म को हेल्प कर सकती है। ये आपको रेगुलर लेना चाहिए। क्या क्या बताया मैंने आपको? तुलसी, नेचुरल बी और प्रोटीन। अब इसके साथ ऐसे लोगों को एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड का एक कोर्स लेना चाहिए, जिसे उन्हें 15 दिन बाद दोबारा रिपीट करना चाहिए, और फिर 6 महीने बाद दोबारा रिपीट करना चाहिए। उसके बाद अगर उनकी रिक्वायरमेंट रहती है तो उसे रिपीट करें, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत नहीं पड़ती है उसकी, ठीक है, अगर आपने ये सारे सप्लीमेंटेशन रेगुलर लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइजिंग प्लस ये सप्लीमेंट, क्या प्रोटीन जो आपके बेस लेयर को बनाए, उसकी म्यूकोसल लेयर को बनाने के लिए, बी कॉम्प्लेक्स के लिए अपने नेचुरल बी, ठीक है। और इन सब के अंदर जो आपके सेल्स काम कर रहे हैं फाइट करने के लिए, जिनको हम लोग नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस जिनको कहते हैं, उनको बूस्ट अप करने के लिए एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड का एक कोर्स, 15 दिन बाद रिपीट, 6 महीने बाद रिपीट। तो हम लोग इस साइनस की प्रॉब्लम से फाइट आउट कर सकते हैं। मैं फाइट आउट कर चुका हूं, मैं आज प्रॉब्लम फ्री हूं, तो होपफुली आप भी प्रॉब्लम फ्री हो जाए। And in addition to all this, sprint running, like fast running. हाँ, स्प्रिंट फास्ट रनिंग करनी है, क्योंकि साइनसेस सिर्फ देखो सप्लीमेंट खाने से तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, लेकिन साइनसेस के होल्स को भी अपने को बड़ा करने की जरूरत है ना। उसे बड़ा करने का तरीका यही कि आप फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। अब बैठ करके फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है, तो जब आप स्प्रिंट रनिंग करते हो तो आप तेज हवा लेते हो नाक से और तेज हवा छोड़ते हो, तो ऑटोमेटिकली जब किसी होल से हवा बार बार तेज अंदर बाहर जाती है तो अपने आप चौड़े होते चले जाते हैं, ठीक है। एंड इट्स नॉट अ वन डे वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी, 4 से 6 महीने लगते हैं इन सारे काम में, ठीक है। तो आपको पेशेंस, अगर आपको बॉडी को परफेक्ट बनाना है ना, तो इंपॉर्टेंट चीज यही है, पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे पास जितने मरीज आते हैं वो 1 मिनट में ठीक होना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो शाम को ही ठीक हो जाए, हम तो कल ही ठीक हो जाए, इसलिए फिर उनको दवाई लिखनी पड़ती है और वो जिंदगी भर बीमार ही रहते हैं। तो अगर आपको परफेक्ट होना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा बॉडी को परफेक्ट बनाने के लिए, और आपको सिर्फ बीमारी ठीक करनी है तो ठीक है, उसके लिए बहुत दवाई आती है। एक दिन ठीक रहोगे, अगले दिन फिर बीमार, फिर 15 दिन ठीक रहोगे, फिर बीमार। तो दोनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा। हम डॉक्टर लोग सिम्टम ट्रीट करते हैं, जब हम पर्चा लिखते हैं ना, दवाइयां लिखते हैं पर्चे में, तो हम सिम्टम ट्रीट करते हैं, बीमारी नहीं ट्रीट करते। मैं जो आपसे आज बात कर रहा हूँ वो बीमारी ट्रीट करने के बारे में कर रहा हूँ। हमें उसे ओरिजिन से ही खत्म करना पड़ेगा, जहां से शुरू हुई थी, तभी हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। तो हमें सिम्टम नहीं ट्रीट करना। आज आपकी जुकाम हो रही है, नाक बह रही है, तो वो सिम्टम है, प्रॉब्लम अंदर से आई है, तो अंदर की प्रॉब्लम ठीक कर देंगे तो बाहर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अभी सीधा सा तरीका है कि दुकान से जाके फार्मास्यूटिकल से एंटी एलर्जिक ले लो तो वो नाक तुरंत ड्राई हो जाएगी, लेकिन वो टेम्पररी है ना। जिंदगी भर सुकून चाहिए तो अंदर के सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली।